चलिए, कल कहाँ तक हुआ था? शश, शश का हुआ था। किताब कौन खोलेगा भैया? अच्छा, चलो रेफरेंस निकालो। सूत्रस्थान अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय श्लोक नंबर 57। अब सीख जाओगे ऐसे धीरे धीरे ना, जब खुद ढूंढोगे तब। ठीक है, आते हैं। मांस वर्ग चल रहा था ना, मांस वर्ग में मिल गया। अरे वाह, बढ़िया है, अब सीख जाओगे, एक ही बार में मिल ही जाएगा। वर्तक मतलब बटेर, तितर बटेर पता होगा ना, ये भी जानवर है, वर्तक बोलते हैं इसको। बटेर का मांस देखिए, ये थोड़ा सा उष्ण होता है। जब ईशत कहीं भी लिखा हो, किंचित लिखा हो, तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा नहीं होगा, थोड़े मात्रा में होगा। तो ये ईशत उष्णवीर्य है। ईशत गुरु मतलब बहुत ज़्यादा भारी नहीं है, बहुत कम ही भारी है। ईशत स्निग्ध भी है, स्निग्धता भी ज़्यादा नहीं होती है इसमें। ग्रहण करने वाला फिर भी होता है, ये मतलब नरिशमेंट देगा। इसमें भी तित्तर का मांस सबसे श्रेष्ठ होगा, मतलब इसके अलावा भी तित्तर का मांस जो है वो सबसे श्रेष्ठ होता है। और विशेष रूप से तित्तर का मांस क्या करता है? मेधा बढ़ाएगा, इंटेलेक्चुअल पावर, अग्नि डाइजेस्टिव फायर, बल मतलब पुष्टिकारक, मांस और मेद की स्ट्रांगनेस बढ़ाता है, और शुक्र को बढ़ाने वाला होगा। ठीक है, तित्तर का मांस ध्यान रखना। किन कौन कौन से, देखो जो जैसे आगे चल के आप जिस एरिया में भी प्रैक्टिस करेंगे, लोग जाति धर्म देख के बहुत आते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से तुमको मांस के ऊपर प्रैक्टिस तुम्हारी अच्छी जाएगी, अगर इसके बारे में तुमको पता होगा कि कौन सा मांस इंसान खा के आया है। ठीक है, साधारण देश में रहने वाला मांस अगर अनुपमांस या मछलियाँ ज़्यादा खा रहा होगा तो उसको प्रॉब्लम ज़रूर कहीं ना कहीं से आएगी। तो उसको साधारण देश में जो रहने वाले जानवर हैं उनके मांस के बारे में आप बताएंगे। ठीक है, आहार चिकित्सा भी एक बहुत बड़ी चिकित्सा है, लेकिन साथ में मेडिसिन देना मत भूलना, क्योंकि पेशेंट की भी मेंटेलिटी होती है कि डॉक्टर साहब ने कुछ दिया नहीं, इट मीन्स ही डजेंट नो एनीथिंग अबाउट द मेडिसिन, इनको ये चीज़ आती ही नहीं थी। इसलिए ये ध्यान रखना है, आहार के बारे में आप एक्स्ट्रा बताइए, दिस इज़ कॉम्प्लीमेंट्री थिंग। ठीक है, जबकि आपको पता है कि आहार से ही सही होने वाला है, फिर भी आप उसको डाइजेशन के लिए एक दो मेडिसिन ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए मेडिसिन के आपके पास में मेडिसिन के एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं कि वो हमको देंगे ज़रूर। समझ गया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये जो तित्तर का मांस है ग्राही है, वर्ण्य है, वाताधिक सन्निपात को हरने में श्रेष्ठ होता है। जब सन्निपातिक मतलब त्रिदोषज विकार है, लेकिन जिसमें वात सबसे ज़्यादा है, मतलब अमाउंट तीनों का रहेगा ना बढ़ा हुआ। सन्निपातिक विकार मतलब त्रिदोषज विकार, मतलब तीनों दोष बढ़े हुए रहेंगे। अब उसमें भी सबसे ज़्यादा वात अगर बढ़ा रहेगा तो तित्तर का मांस यूज़ होगा। ग्राही होता है, बांधने वाला होगा। वर्ण्य होता है मतलब कॉम्प्लेक्शन भी अच्छा करता है तित्तर का मांस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शिखी मतलब मयूर का मांस। 58 नंबर का श्लोक देखिए। मयूर का मांस अधिक पथ्य नहीं होता है, परंतु कान मतलब श्रोत्र, स्वर मतलब वोकल कॉर्ड, वय मतलब युवावस्था, युवावस्था नहीं, अवस्था। वय मतलब अवस्था या आयु, ऐसा कह लीजिए, और आँखों के लिए हितकर होता है। अब वय का मतलब यहाँ पे ये बताया गया हुआ है, मतलब ये आप ले सकते हैं कि अवस्था के अनुसार कुछ कुछ सिम्टम आते हैं। सिम्टम मतलब वो स्वाभाविक लक्षण होते हैं। जैसे बाल्यावस्था में कुछ एक लक्षण होंगे कि वो बचपना रहेगी और प्यूबर्टी नहीं आएगी, धातुएं सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगी। यही अगर उल्टा हो गया तो धातुएं स्टिफ हो गई, वो बढ़ नहीं रही हैं, प्यूबर्टी जल्दी आ गई, तो वो वय नहीं है, वो वय के अन्यथा है, मतलब किसी और वय का लक्षण उसमें आ गया है। या युवावस्था में भी देख लीजिए, युवावस्था कब तक बताई हुई है? एटलीस्ट 35 मान के चलिए, तो 30-30 के गैप दिए हैं, 30-30 के गैप दिए हैं। ये 100 वर्ष की आयु के बारे में बताया हुआ है। 100 वर्ष की आयु के लिए कहा गया कि 30 वर्ष तक तो बाल्यावस्था, चरक के अनुसार बाल्यावस्था है, बच्चे 100 साल जियोगे तब। अरे हो सकता है, पता है अभी के टाइम का 60 साल लेके चला जाता है एवरेज, उस हिसाब से अब आयु कम कर लीजिए अपनी एवरेज। ये जो आयु 40 ही बचे हैं। हाँ,
मतलब एवरेज मान के चल रहे हैं हम, 60 ही मान के चलेंगे, क्योंकि जो है अभी 60-65 हो गया, बहुत ज़्यादा 70 हो गया, इस तरीके से। मतलब अभी की आयु और खान पान के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी आयु कितनी जानी है, ठीक है। अब जो चरक ने आयु के बारे में बताया हुआ है कि 30 साल तक बाल्यावस्था रहेगी, 30 से 60 तक मध्यमावस्था रहेगी, 60 के ऊपर जो है ये वृद्धावस्था आएगी। ये 100 साल की आयु को मानक लेकर चल के बताया गया है। 100 साल तक अगर इंसान जी रहा है तो इसकी ये अवस्था होनी चाहिए, ये वय है, ठीक। अब अगर इसको 60 में कन्वर्ट कर लिया जाए तो धीरे धीरे घटते चलाएगा। अभी के टाइम पे 35 मैक्सिमम युवावस्था मान के चलो कि मैक्सिमम 35 तक युवावस्था रहती है, उसके बाद वृद्धावस्था आने लगती है। अगर 35 के पहले 25-25 में ही वृद्धावस्था के सिम्टम आने लगे, बाल पकना होता है, हो ही रहा है ना। बाल पकना मतलब खा लेते पा लेते, दिस इज अ डिसीज्ड कंडीशन ऑफ वृद्धावस्था, या स्वाभाविक अवस्था में वृद्धावस्था में आना चाहिए, लेकिन ये युवावस्था में भी आने लगा है। पालित्य, हड्डियों की प्रॉब्लम, अस्थि रिलेटेड प्रॉब्लम जितने भी होती हैं, डिजनरेटिव चेंजेस इन अस्थि धातु, ये तो आपको वृद्धावस्था में आने वाली थी, लेकिन खान पान हमारा इतना अच्छा है, हमारा लाइफस्टाइल इतना अच्छा है कि युवावस्था में ही आने लगी है। वो एक मैडम बोलती है ना कि हम लोगों को 25 की अवस्था में हमारे घुटने दर्द हो रहे हैं, तो हमको सैलरी नहीं, हमको पेंशन पे बांध दो। उस हिसाब से तो इतना बुढ़ापा हमारे अंदर आ गया है। उस कंडीशन में वय को वय के लक्षणों में कन्वर्ट कराने के लिए मयूर का मांस बेस्ट बताया हुआ है। वय इसीलिए बताया हुआ है, किसी एक विशेष अवस्था या वय के बारे में नहीं बताया उन्होंने कि बाल्यावस्था या मध्यमावस्था या वृद्धावस्था, तीनों में ये चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुक्कुट का मांस। कुक्कुट क्या होता है भैया? अभी तो पढ़े थे। हाँ, कुक्कुट उसका तो नहीं है, मुर्गा होगा कुछ। हाँ वही, ठीक है। उसका मांस, कुक्कुट का मांस, देखो जंगली कुक्कुट जो होते हैं उनका मांस मयूर के मांस के गुणधर्म वाला ही होता है, जैसे मयूर है वैसा, लेकिन ये वृष्य होगा, ठीक है। वृष्य मतलब ये शुक्र धातु पे भी डायरेक्ट काम करेगा। लेकिन ग्राम्य कुक्कुट का मांस कफ दोष को बढ़ाने वाला और गुरु होता है। जैसे एक पेशेंट आया था, वो जो साइको टाइप का था, जिसकी बेबी स्टाफ नर्स थी, तो आपने उसको बताया था कि शुक्र के लिए मुर्गा खाए। वो कौन सा पेशेंट था? एक आया नहीं था वो, जो के SGPGI से बहुत घुमा हुआ था, जिसके लिए हम जायफल लेने गए थे। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, जिसके लिए आप जायफल लेने गए थे, यस यस यस। हाँ, तो कुक्कुट का मांस इसीलिए बोला था, डायरेक्ट शुक्र पे ही काम करता है। नक्ररेतस भी यूज किया जाता है। सब शास्त्र से ही है, बाहर सब शास्त्र, कुछ भी बाहर नहीं है। कुछ वही मैंने कहा ना, कुछ आहार चिकित्सा जाती है और कुछ चिकित्सा मतलब औषधि चिकित्सा जा रही है, ठीक है। लेकिन ग्राम में कुक्कुट जो होते हैं, जो गांव में पाले जाते हैं, जंगल वाले कुक्कुट और गांव वाले कुक्कुट में डिफरेंस होता है। क्यों होता है? उनका परिहार दूसरा है। पास करो मिनट, वो खेलता रहता है बच्चा ना, इसलिए ऊंचे नीचे हो जाता है वो। जंगल का जो मांस बताया गया हुआ है वो मयूर के मांस जैसा ही हुआ। मोर को भी आप पालते नहीं हैं, वो जंगल में रहता है, ठीक है। और वृक्ष रहेगा। गांव वाला जो कुक्कुट होता है, गांव वाला, वो मांस कफ दोष बढ़ाएगा और गुरु होगा, भारी होगा पचने में। क्यों भैया? रहन सहन, उनका लाइफस्टाइल जो है, हम हर बात पे लाइफस्टाइल बोलते हैं ना कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, तो इनमें भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर रहते हैं। जानवर हैं, आप उन्हीं का मांस खा रहे हैं, उसी के तरीके से अब वो गुणधर्म लिए हुए मांस भी आपके अंदर जाएंगे। जंगल में कोई हेल्प करने वाला नहीं है। जो जंगल वाले कुक्कुट मतलब जो मुर्गा है, उसमें कोई हेल्प नहीं करेगा। दे आर गोइंग टू स्ट्रगल और फाइट फॉर दियर ओन फूड। उनको अगर जीवित रहना है तो हर जगह से फाइट करेंगे। पहली फाइट उनको खाना मिले, दूसरी फाइट कोई उनसे भी ऊंचे प्रजाति का जानवर उनको मार के ना खा जाए। हर चीज़ में फाइट है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा गुणधर्म वाले होंगे। मतलब इनमें माइंड भी तेज होगा, मेधा जो बताया हुआ मयूर में वो भी तेज होगा। दूसरी चीज़ जो है, इनमें समझ वाली शक्ति भी ज़्यादा बढ़ती है, तो उनका मांस खाने से ये सारी चीज़ें अंदर आएंगी। उसी तरीके से जो ग्राम में कुक्कुट हैं वो पाले गए हुए हैं,
वो आराम से एक जगह बैठे रहेंगे, उनको पता है खाना आएगा, हमको खाना है। वैसे ही दिमाग जो इंसान खाता है उसका वैसे ही हो थोड़ा जाता ज़्यादा है। चलते हैं तो उनको टांगें फट जाती हैं, बॉयलर मुर्गा जो होता तो है। बॉयलर मुर्गी के अंडे भी आपको कभी भी जो है चिकन नहीं देंगे। बॉयलर मुर्गी के अंडे जो होते हैं ऐसे ही रखे रहो, सड़ जाएंगे, स्मेल आने लगेंगे, लेकिन वो कभी बच्चे नहीं देते हैं। तो आप जब उसका अंडा खुद का बच्चा नहीं बना सकता है, तो वो इंसान को खिलाने में शुक्र धातु पे कैसे काम करेगा। लेकिन नहीं, अंडा खाना है लोगों को, तो बॉयलर मुर्गी का भी ले लो, चाहे जो पाओ वो ले लो। समझ में आया? गुणधर्म इसलिए याद करना ज़रूरी है कि कौन से जानवर की क्या लक्षण हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उसके गुणधर्म, उनके मांस, उनके बाय प्रोडक्ट में आएंगे। इसलिए भैंस का दूध पीने से लोग क्यों मना करते हैं ज़्यादा? तो गुरु होता है। गुरु होता है। भैंस को देख लो, गर्मियों में उनको आप दिन में घर में नहीं रख सकते हैं, स्किन ब्लैक होती है, वो जाके नदी में कहीं आराम से बैठी रहती हैं, और चलती भी ऐसे मुंडी नीचे करके ऐसे ऐसे ही है। और गाय की चैतन्यता हमेशा रहती है, गाय का सिर हमेशा ऊपर रहता है ऐसे। ठंडक नहीं बर्दाश्त होती, ठंडक बर्दाश्त नहीं होती है उनको, वो लेकिन वो सर्वाइवल हैं, हर जगह पे सर्वाइव कर जाते हैं। चैतन्यता, सोच समझ की ये बुद्धि, ये सब ज़्यादा रहती है। तो ये जानवर का फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत मायने रखता है कि अब उनका जो बाय प्रोडक्ट है वो कैसे काम करने वाला है। समझ में आ गया? क्रकर मतलब क्रौच या उपचक्रक, इनका मांस मेधा और अग्नि दोनों बढ़ाता है और हृदय होता है, हृदय को भी अच्छा लगेगा और हृदय के लिए भी अच्छा होता है। मेधा भी बढ़ा देगा? मेधा भी बढ़ाता है, क्रौच और उपचक्रक। ये क्या होता है? अब ये कौच भी, वो कौच एक वो चीची चीची करते रहते हैं यार, नेट पे सर्च कर लो इनके नाम। कौच देखा होगा तुमने, सबके रीजन में अलग अलग बताया जाता है। नाम सबके अलग अलग होंगे, हर रीजनल नाम अलग होते हैं। संस्कृत नेम क्रकर है और उपचक्रक है। अब उसको जैसे ही आप नेट पे डालेंगे तुरंत वो दिखने लगेंगे, उसकी फोटोज। अपना आयुर्वेद में नेट से आता नहीं। आता है, आता है, आता है। अब बहुत आगे निकल गया, आ जाता है अपना आयुर्वेद भी, नेट पे भी मिल जाता है कभी कभी। और नहीं मिलता है तो आपने गलत सर्च किया होगा, आप उसको और थोड़ा इजीली करिए। अब जैसे उपचक्रक ढूंढना है आपको, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा उपचक्रक के बारे में बुक में, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, वो अमरकोश या फिर शब्दकोश में देखेंगे कि उपचक्रक को और क्या क्या बोला गया हुआ है संस्कृत नेम से। फिर उस पक्षी का नाम है, पक्षी का स्ट्रक्चर कैसा है, वो देख के जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो प्रॉपर विजन दिखाई देगा कि पक्षी दिखता कैसा है। क्योंकि आयुर्वेद तो उतना साल पुराना है ना, कितनी सारे पक्षी उसके बाद और कितने सारे जानवर जो एक्सटिंक्ट होते चले गए हैं, विलुप्त तो हो गए हैं, तो उनके भी तो नाम रहेंगे। उनको क्या पता था कि आगे विलुप्त हो जाएंगे, तो आएंगे ही नहीं, है ना? तो उसका भी ध्यान रखना है। कान कपोत, कान कपोत का मांस देखिए, मतलब ये कबूतर, कासे कबूतर, ठीक है, इसका मांस जो होता है वो गुरु है, मतलब भारी है, ईशत लवण रस वाला होता है, थोड़ा सा लवण रस रहेगा इसमें, और सर्व दोष प्रकोपक होता है, इसलिए कपोत का मांस कबूतर नहीं खाते हैं। कबूतर के मांस को नहीं खाया जाता है, सभी दोषों का प्रकोपक होगा, वो सारे दोष प्रकोप कर देगा। पैरालिसिस पेशेंट को तो खिलाया जाता है। तो वो तो बाद में खिलाएंगे, कहाँ खिलाया जाता है, हमारे यहाँ नहीं अरे लिखा। नहीं, पैरालिसिस उसको बोलते हैं कि उसका खून निकालो कबूतर का, फिर उसको मालिश कराओ। तो खून निकाल के, पता नहीं है कौन से शास्त्र में है खून निकाल के, हमें तो नहीं पता हमारे है। वहाँ डॉक्टर साहब हैं, वो करवाते हैं ऐसा। अच्छा, थोड़ा प्रसिद्ध डॉक्टर हैं पैरालिसिस के, ठीक भी तो करते हैं। तो हो जाता होगा, लेकिन कपोत के मांस और ब्लड में डिफरेंस है। हम मांस खाने की बात कर रहे हैं, आप लोकल एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं कि कपोत का जो ब्लड होता है उसको निकाल के इसे इसे मालिश करो तब सही हो जाता है, बल्ले होता होगा, एब्जॉर्प्शन आ जाता होगा, है ना? नेक्स्ट है चटक। चटक के मांस का कफवर्धक बताया हुआ है, स्निग्ध होता है, वातनाशक होता है, परम शुक्रवर्धक बताया हुआ है। चटक के बारे में सबसे पहला काम करना, गूगल पे सर्च कर लेना, व्हाई दिस बर्ड इज फेमस। गौरैया, गौरैया, स्पैरो, ऐसी से करती रहती है हमेशा, एक जगह नहीं रहती इसे। आवाज
आती रहती है उनके, और ये थोड़ा अच्छे भी माने जाते हैं। मैम ये कहा जाता है एक बार वैसे भी बोलते और बोलने का प्रयास करती है तो वो ये। तो कोयल है, हाँ। तो कोयल की बात कर रहे हैं आप। ये गौरैया चिक 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 करती रहती है, एक जगह जल्दी बैठेंगे नहीं, हरदम हिलती रहती है, इतनी छोटे से आकार की होती है, चटक चट 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 करती रहती है इधर उधर, इसलिए इनका नाम चटक रखा है, चट 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 इधर उधर घूमती रहती है। ठीक है, परम शुक्रवर्धक बताया हुआ है गौरैया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जांगल मांस वर्ग के सभी वर्ग जो हैं, वर्ग उत्तरोत्तर रूप से मतलब आगे बढ़ते जाएंगे जितना जितना, उतना ही ये गुरु होते जाएंगे, उष्ण होते जाएंगे, स्निग्ध होते जाएंगे और मधुर होते जाएंगे। मतलब ये जो एक क्रम बताया हुआ है ना पहले जांगल मांस के, जांगल पशु पक्षियों के मांस में, जैसे यहाँ स्टार्ट हुआ बटेर, बटेर पहले बताया, फिर मयूर बताया, फिर उसके बाद कुक्कुट बताया, कुक्कुट के बाद में फिर ग्राम कुक्कुट बताया, फिर क्रकर बताया, फिर उपचक्रक, ऐसे ऐसे जो क्रम लिखा देंगे तो उस पर एरो बनाओ। एरो बनाने के बाद में जो सबसे आगे वाला रहेगा वो सबसे गुरु है, सबसे उष्ण है, सबसे स्निग्ध है, सबसे मधुर है। बुक ले आएंगे उसको पेज काट के लिख लेंगे। बिल्कुल लिख लिया, वो तुरंत लिखते चलना, स्टिकी नोट्स लेके रखा करो, जिस पेज पे जो बता रहे हैं वहीं लिख के बस वहीं चिपका दो। कल हम ले आएंगे। अपनी बुक लेके आओगे तो पता है क्या होता है, दृश्यम मूवी देखी, दृश्यम, दृश्यम मूवी नहीं देखी तुमने अजय देवगन वाली? पता नहीं, मतलब मेरा 2 नहीं अक्टूबर, इंटरेस्ट है। 2 नहीं अक्टूबर वाला देखो। मूवीज़ देखने का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा आप उसमें टाइम वेस्ट करना, कुछ अच्छी चीज़ें भी 7-8 मिलती हैं, महीना हो गए तब से नहीं देखेंगे। कुछ अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं उसमें। उसमें एक छोटे से बच्चे को ये सिखाया गया हुआ है कि कोई चीज़ दिखा दो अगर, मतलब देखने में जितना माइंड में रहता है बताने में उतना माइंड नहीं रहेगा। तो जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम में वो पन्ना याद आता है, दिखता है कि इस पेज पे लिखा था। इसीलिए कहा जाता है कि हम ये मूवी में मैंने हर स्टूडेंट को बोला देखना ज़रूर, दृश्यम। दृश्यम, सिर्फ इसलिए कि आप देखिए कि कितना पावर है विजन में। जो एक दृष्टकर्मा वैद्य का एक गुण बताया हुआ है, वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि आप जब तक कर्म को होते हुए देखेंगे नहीं तब तक वो सही नहीं होगा, आपको लगेगा ही नहीं। आपने कभी पेशेंट सही होते देखा नहीं अगर आयुर्वेद का। और दृश्यम फुल मूवी। हाँ, पॉज करिए ज़रा, देखिए कौन आया है। कि आप जो है ये पूरा देखिएगा और इसका बस विजन कितना इम्पोर्टेंट है बस इतना ध्यान दीजिएगा कि किसी एक छोटे आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते उसमें, अगर आपने देखा होगा तो। जब आप पेशेंट को देख ही नहीं पा रहे हो कि हाँ आयुर्वेद से सही हो रहा है, तो आप कैसे बिलीव कर लोगे कि ये मेडिसिन देने के बाद में सही होगा? जो शास्त्र बता के चले गए हैं, हम क्यों बिलीव करने लिखा हुआ? जब तक हम दृष्टकर्मा नहीं होंगे, उस पर देखेंगे नहीं। इसीलिए हमने कहा था ना, अभी से ही पंचकर्म वगैरह हो तो इंट्रोड्यूस होना शुरू, हाथ लगा के देखो पेशेंट को, जो बगल में खड़े होकर देख रहे थे कि हाँ बढ़िया स्नेहन हो रहा है, स्नेहन बढ़िया हो रहा है, वो तो वो पेशेंट जानेगा, जो कर रहा है वो जानेगा, लेकिन आपने उसकी बॉडी को फील किया क्या? दूसरा आया ही नहीं। अब मौसम था क्या करने का? पेशेंट इतनी गर्मी में किसी की स्वेदन पेटी में बिठा दो, निकल के मारेगा भी। वैसे भी तेल लगा के धूप में खड़ा कर दो, अपने आप स्वेदन हो जाएगा। तो ये मौसम नहीं होता, अब ये मौसम आएगा, अब आएंगे पेशेंट। अब पेशेंट आएंगे जून जुलाई में, ये जुलाई में स्टार्ट होंगे अब पंचकर्मा के। ठीक है, तो उस तरीके से आप देखिए और चीज़ों को फील करिए। इस बार करेंगे, जब पेशेंट आएगा पूरा करेंगे। धन्यवाद, ये मेरे लिए कर रहे हो। नहीं, अपने लिए। हाँ गुड, आप आप ठीक है। आप तो धन्य। चलिए, और मूत्र शुक्र को बढ़ाने वाले, मतलब जो जंगल मांस के मांस वर्ग के जो मांस हैं, ठीक है, ये जितने भी उत्तरोत्तर जो क्रम हमने बताया उसमें गुरु हैं, स्निग्ध हैं, मधुर हैं और उष्ण हैं, और मूत्र और शुक्र को बढ़ाएंगे, बल्य भी होंगे, वातनाशक होंगे और कफ पित्तवर्धक होते हैं। तो इसलिए जब एसिडिटी की कंडीशन हो या कफ बढ़ रहा हो या बहुत ऐसी कंडीशन आए तो इनको थोड़ा मात्रा में कम करना है, या कफ और पित्त नाशक कुछ मेडिसिन दे देने हैं उनको साथ में उसके बाद फिर, या ऐसा कुछ उसमें प्रिपरेशन जो कृतान्न वर्ग में बताए गए हुए मसालों के साथ में बता दीजिए, जिससे कफ और पित्त सबसाइड हो जाए। ठीक है, ये अपनी युक्ति लगानी है। इसीलिए चरक ने सबसे अच्छी बात बताई है, युक्ति प्रमाण, जिसको अपनी यूपी में जुगाड़ प्रमाण कहते हैं। वो हर जगह लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 62 नंबर का श्लोक। इन
मतलब मांस वर्गों में महामृग जो है वो शीतवीर्य वाले होते हैं। क्रव्याद प्रसह जो है, क्रव्याद या फिर प्रसह जो है ये लवण अनुरस वाले। अनुरस मतलब क्या होता है भैया? अनुरस मतलब जो भाते हैं। तक जो भाते हैं। अनुरस मतलब होता है, रस मतलब जो जीभ में टेस्ट आता है। हाँ। अनुरस मतलब पश्चात में जो टेस्ट आता है, खाने के बाद में एक हल्का सा टेस्ट दूसरा आता है, उसे कहते हैं अनुरस। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आंवला। और विपाक आंवला जब खाते हैं तो खट्टा लगता है, पानी पीते हैं मीठा लगता है, तो मीठा जो है उसका वो अनुरस है, समझे? ये है, वो जीभ में ही लगेगा। मतलब पचने के बाद जो टेस्ट है। पचने के बाद नहीं, मुंह में ही एक हल्का सा बाद में जो थोड़ा दबा हुआ टेस्ट आता है, उसे अनुरस कहेंगे। ओके। समझ गए? विपाक का आप टेस्ट नहीं लेते हो, वो तो अंदर गया, वो अपना काम कर रहा है। कटु विपाकी होगा, ये मांसवर्धक होता है, ठीक है। जीर्ण मतलब जो पुराने या क्रॉनिक अर्श रोग में भी यूज़ होगा ये, महामृग वाले जो बताए हैं, क्रव्याद और प्रसह वाले, ठीक है। और प्रसह मतलब क्या था? प्रसह का अर्थ क्या बताया था हमने? कौन से जानवर होते हैं प्रसह? शायद कुरेद कर खाने वाले। झगड़ा करके। हाँ, झगड़ा करके, लड़ैया करके। कुरेद के खाने में तुद मार मार के, ठीक है। मतलब तुंड से प्रहार करके प्रतुद होगा। प्रसह मतलब साथ नहीं बैठने देंगे, ऐसे याद करना है। प्रसह मतलब कि साथ नहीं बैठने देंगे, सह में नहीं खाना है, दूर हटो, हम झगड़ा करेंगे तब खाएंगे, ऐसे याद करने का एक तरीका रखो। वैसे उसका मतलब वो होता नहीं है शब्द का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बकरे का मांस। पहले उन्होंने बकरी बताया था, अब बकरा आ गया जो सबसे कॉमन है। बकरी को लोग इसलिए नहीं मारते हैं क्योंकि ये इसके बाद कोई और जानवर आएगा ही इसके साथ में, बस इसी एक रीज़न होता है, जबकि बकरी का मांस सबसे अच्छा होता है। बकरे का मांस देखिए, नाति शीतल, बहुत ज़्यादा शीत भी नहीं होगा, नाति गुरु, बहुत ज़्यादा गुरु भी नहीं होता है, नाति स्निग्ध, बहुत ज़्यादा स्निग्ध भी नहीं होता है, दोषों को अधिक बढ़ाने वाला भी नहीं होता है। बकरे के धातु मनुष्य के शरीर के धातुओं के समान गुणधर्म वाले होते हैं, इसलिए यह अभिसंधि भी नहीं होता है, लेकिन ग्रहण करने वाला होता है। सब कुछ थोड़ा थोड़ा रहेगा, मतलब आप इसको अमाउंट में ज़्यादा खा सकते हैं, ठीक है, बकरे का मांस। लेकिन बकरी वाला नहीं, बकरी वाला एज अ मेडिसिनल प्रॉपर्टी जैसा ही खाना है, ठीक। आविक, भेड़ का मांस देखिए, ये बकरे के मांस का जस्ट अपोजिट होता है। भेड़ का मांस जस्ट अपोजिट गुणधर्म का होता है। विपरीतम अतो ज्ञेयम आविकम बृहणम तु तत्, ऐसा बताया 64 नंबर के श्लोक में। देखिए, अजामांस जो है वो अजामांस से विपरीत होने के बाद भी ये बृहण ही करेगा, मतलब तब भी ये बृहण ही करने वाला है, ठीक है। गाय का मांस देखिए, 65 नंबर के श्लोक में बताया हुआ है। गाय के मांस अत्यधिक यूज़ नहीं करना है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ इसके गुणधर्म बताए गए। शुष्क काश, थकान, अत्यग्नि, बहुत ज़्यादा अग्नि है अगर, विषम ज्वर, बार बार ज्वर, वो भी पैटर्न ज्वर जिसको कह सकते हैं, वो उस तरीके का। पीनस मतलब कोराइजा या राइनाइटिस। कार्श्य, बहुत दुबले पतले जो लोग रहते हैं। और शुद्ध वातज विकार, मतलब केवल वात का विकार हो, कोई और दोष उसमें इन्वॉल्व ना हो, इस कंडीशन को वो नष्ट करता है क्या? गाय का मांस, ठीक है, मेंशन किया गया है यहाँ पे इसको। भैंस का मांस देखिए, उष्ण है, बहुत गुरु है, स्वप्न कारक है। भैंस देखिए ना, मुंह ऐसे लटका हुआ रहता है, एकदम सोते हुए से लगता है सो ही जाएगी, ऐसे ऐसे करके, निद्रा कारक है। शरीर को दृढ़ करने वाला, ब्रूहण करने वाला, वजन बहुत जल्दी बढ़ाता है ये, और दृढ़ करता है, मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग करता है ये शरीर को, ठीक है। इस तरीके से भैंस का मांस बताया है। सूकर का मांस मतलब वराह, पिग, पोर्क बोलते हैं ना शायद, बीफ, बीफ बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, पोर्क बोलते हैं, अच्छा। इसका मांस देखिए, माहिष मांस जैसे ही होता है, विशेष रूप से श्रम को हरने वाला होता है, मतलब बहुत ज़्यादा थकान लगी हो तो भी अगर खा रहे हैं जो लोग, या जो लोग बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं उनको लेने के लिए बोला जाता है, या
जो कुछ भी नहीं करते हैं फिर भी थकान का फील करते हैं तो भी इसको लेने के लिए बोला गया है। रुचिकारक होता है, मतलब थोड़ी सी अरुचि, जिनको खाने में अच्छा नहीं लगता उनको भी यूज़ कर सकते हैं। शुक्र और बल को बढ़ाएगा, डायरेक्ट शुक्र धातु पे कार्य करता है और बल को बढ़ाता है। जानवर के स्ट्रक्चर, उनके कर्म इत्यादि देखकर ऐसे ही उनके मांस के गुण भी होते हैं। ठीक है, अब आते हैं मछलियों पे जो अनुपदेश में है। ठीक है, चलो अनुपदेश वाला कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो मांस है जिस एनिमल का गुण है अगर वो खाएगा पर्सन तो गुण पर्सन में भी जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वही तो बता रहे हैं तुमसे, वही पर्सन में भी जाएंगे। आप जैसे जैसे लोग कहते हैं सात्विक भोजन करना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, वो सात्विक भोजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो पचन होगा वो शरीर की धातुएं बनाएगा, शरीर की धातुएं बनाने के पश्चात मन का भी पोषण आहार से ही होना है, तो मन भी उसी तरीके से होगा। समझ गए? इसलिए जो है इतना ज़रूरी है कि मांस के गुणधर्म उनके जानवर के अकॉर्डिंग ही देखा जाए। ठीक है, बाकी इन्होंने जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो बता ही रखी है अपने शास्त्र में। ठीक, मत्स्य से कल बताएंगे, फिर मांसवर खत्म हो जाएगा, 2 ही 3 श्लोक बचे हैं। मत्स्य बचा है। ग्राह्य मांस कौन से होते हैं, जिनको छोड़ना है वो कौन से मांस होते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट वाला जो श्लोक है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है मांसवर के पहले का, कि कौन से का स्त्री जाति का लेना है, कौन से पुरुष जाति का लेना है, स्त्री जाति के कौन से पार्ट, इस तरीके से। ठीक है, थैंक यू।